इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आज हम लोग जॉन स्टुअर्ट मिल के थियरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, पारस्परिक मांग के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का अध्ययन किया है और तुलनात्मक लागत सिद्धांत में केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के एक प्रश्न कि दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है, उसका उत्तर हमें प्राप्त होता है। एक दूसरी समस्या या एक दूसरा जो उत्तर हमें मिलना था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, वो ये होता है कि जब दो देशों के मध्य वस्तुओं का व्यापार होता है तो एक देश की किसी वस्तु के बदले में दूसरे देश की कितनी वस्तु बदली जाती है, अर्थात दोनों देशों के वस्तुओं के विनिमय की दर क्या होती है। उस विनिमय दर के बारे में रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में कुछ नहीं बताया और उसका उत्तर जे.एस. मिल ने अपने इस सिद्धांत के माध्यम से देने का प्रयास किया। यहाँ हम आपको ये बात ध्यान दिला दें कि जे.एस. मिल के सिद्धांत में भी मान्यताएं हैं कई सारी, और वे अधिकांशतः वही मान्यताएं हैं जो एडम स्मिथ के निरपेक्ष लागत के सिद्धांत में हैं, रिकार्डो के तुलनात्मक लागत के सिद्धांत में हैं और हैबरलर के अवसर लागत के सिद्धांत में हैं। क्योंकि इन तीनों सिद्धांतों पर 3 वीडियोज मेरे इसी चैनल पर अलग से पड़े हुए हैं और उन मान्यताओं का उल्लेख वहाँ है और आप उसे अब तक अच्छी तरह पढ़ भी लिए होंगे। लेकिन एक बार मैं फिर आपको बहुत संक्षेप में ध्यान दिला देता हूँ कि दो देश और दो वस्तुओं का ये मॉडल है, जिसका ये अर्थ हुआ कि केवल दो ही देश हैं जो आपस में एक दूसरे से व्यापार करते हैं और दोनों देश केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिसमें से अब तुलनात्मक लागत के अंतर के आधार पर वो तय करेंगे कौन सी वस्तु कौन देश उत्पादित करेगा और कौन सी वस्तु दूसरा देश उत्पादित करेगा। वैसे ही ये भी मान लिया गया कि दोनों देशों में देश के भीतर श्रम पूर्णतया गतिशील हैं, लेकिन देश के बाहर ये पूर्णतः अगतिशील है। उस मान्यता को भी स्वीकार किया गया है कि उत्पादन की लागतों को श्रम इकाइयों के रूप में, श्रम घंटों या श्रम दिवसों को रूप में व्यक्त किया जाएगा और केवल श्रम ही एक ऐसा साधन है जो उत्पादन को सृजित करता है और वस्तु का मूल्य किसी वस्तु के उत्पादन में जितना श्रम लागत लगी हुई है उसी के आधार पर निर्धारित होगा, अर्थात लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को यहाँ भी स्वीकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है और मुक्त व्यापार है। कोई देश किसी आयातों निर्यातों किसी दूसरे देश के आयातों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। सरकार किसी तरह की आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करती। एक जो महत्वपूर्ण मान्यता इस सिद्धांत में है और जो उनसे अलग है वो ये है कि जो दो देश हैं वो एक देश द्वारा मांगी गई मात्रा, अर्थात एक देश जो दूसरे देश से आयात करेगा और जितनी आयात हेतु वह जितनी मात्राओं की मांग करेगा
उतनी वस्तु की पूर्ति करने में दूसरा देश सक्षम है। इसका मतलब ये है कि दोनों देश एक दूसरे से जितनी वस्तुओं की मांग करेंगे उतनी वस्तुएं दूसरा देश उन्हें देने में सक्षम है। और ये अलग बात है कि वो किस विनिमय की दर पर ऐसा करेगा। तो इस रूप में इन मान्यताओं के अंतर्गत हम देखने का प्रयास करते हैं कि इस समस्या को कि किस दर पर या किस विनिमय दर पर या किस वस्तु विनिमय दर पर दो देश आपस में व्यापार करेंगे, दो देश और दो वस्तु की मान्यताओं के अंतर्गत। हम यहाँ आपको बता दें, एक बार फिर दोहरा देते हैं कि बोर्ड पर एक हमने उदाहरण लिखा हुआ है तालिका में, जिसमें हम आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर लागतों में तुलनात्मक अंतर है। और इस रूप में अगर आप देखेंगे तो पर यूनिट कास्ट इन मैन आवर्स लिखी हुई है कि ये प्रति इकाई लागतें हैं किसी वस्तु की। और दो देश हैं, एक देश है कंट्री ए और दूसरा देश है कंट्री बी। दोनों में ए देश जो है अगर दोनों वस्तुओं का उत्पादन करें और बी देश भी दोनों वस्तुओं को उत्पादन करें तो दोनों की जो लागतें हैं वो दी हुई हैं। और ये लागतें हैं 10 और 5। एक्स वस्तु के उत्पादन में ए की लागत है 10 और बी वस्तु वाई वस्तु के उत्पादन में उसकी लागत 5। इसका मतलब है कि वाई की लागत कम है, आधी है। और अगर वो अपने देश में दोनों वस्तुओं को बनाए और एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदले और वस्तुओं का मूल्य श्रम लागतों के आधार पर निर्धारित हो तो ऐसी स्थिति में 10 श्रम से 1 एक्स बनेगा और 10 श्रम से 2 वाई बनेगी। इस नाते जो विनिमय दर होगी देश के अंदर वो होगी 1 एक्स बराबर 2 वाई। और अगर हम इसका उल्टा कर दें, वाई के बदले एक्स बदला जाए तो ये हो जाएगा 1 वाई बराबर 1/2 एक्स। इसी तरह से बी देश में जब हम देखते हैं तो एक्स वस्तु की लागत है 30 घंटे का श्रम और वाई वस्तु की लागत है 10 घंटे का श्रम। इसका मतलब है 30 घंटे के श्रम से 1 एक्स बनेगा और 30 घंटे के श्रम से 10 वाई बनेगा। और इसलिए वहाँ पर जो आंतरिक विनिमय होगी दर होगी वो ए एक्स बराबर 3 वाई होगी या 1 वाई बराबर 1/3 एक्स होगा। ये यहाँ पर टर्म्स ऑफ ट्रेड जिसको हम कहते हैं विनिमय की दरें। अभी फ़िलहाल हम ये मान लें कि दोनों वस्तुओं के जो अदला बदली की दर है जिसको हम वस्तु विनिमय दर कहते हैं उसी का नाम है टर्म्स ऑफ ट्रेड। अर्थात किस शर्त पर दोनों देश आपस में व्यापार करेंगे। और इस शर्त को इस रूप में दिखाया जा रहा है कि कितने वाई के बदले में कितना एक्स लेके ये व्यापार होगा या कितने एक्स के बदले में कितना वाई देकर ये व्यापार होगा। तो ये विनिमय वस्तु विनिमय दरों को हम टर्म्स ऑफ ट्रेड यहाँ लिख रहे हैं, व्यापार की शर्तें लिख रहे हैं। तो अब एक सवाल और उठता है कि जब दोनों देश व्यापार करेंगे और तब आप रिकार्डो को सिद्धांत को स्वीकार करेंगे और सभी स्वीकार कर रहे हैं कि अगर लागतों में तुलनात्मक अंतर है तो प्रत्येक देश उस वस्तु का उत्पादन करेगा जिसमें उसमें लागतों में सुविधाएं प्राप्त है, अर्थात किसी वस्तु की लागत कम है। और अगर वस्तुओं की लागतें ज़्यादा हैं दूसरों से तो जिसमें सबसे कम लागत है मतलब अंतर जो है कम है वहाँ उत्पादन करेगा। और इसको अच्छी तरह हम तुलनात्मक लागत सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। और हमारे इस उदाहरण में ए देश की लागत बी देश की तुलना में 1/3 है। देखिए एक्स के संदर्भ में एक की लागत 30, एक की लागत 10। और वाई के संदर्भ में जब तुलना करते हैं तो एक्स की लागत आधी है। तो एक्स की लागत एक जगह आधी है, एक जगह तिहाई है। कहाँ कम है? जहाँ तिहाई है। एक्स के उत्पादन में तिहाई है, अर्थात तुलनात्मक लागत वहाँ ज़्यादा कम है। और इस नाते ए देश एक्स का उत्पादन करेगा और ये इसके लिए बेहतर होगा। और बी क्योंकि दोनों में इनएफिशिएंट है, बी की लागत एक जगह 3 गुनी है, एक जगह 2 गुनी है। जहाँ 3 गुनी है वो लागत ज़्यादा है, जहाँ 2 गुनी है वो अपेक्षाकृत कम है। इस नाते बी देश को वाई का उत्पादन करना चाहिए। तो तुलनात्मक लागत के अंतर के आधार पर हमारे इस उदाहरण में ए देश एक्स का उत्पादन करेगा और बी देश वाई का उत्पादन करेगा। और दोनों एक दूसरे की वस्तुओं को
व्यापार द्वारा प्राप्त करेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि जब ये व्यापार होगा तो किस दर पर होगा, और रिकार्डो इसका उत्तर केवल इतना दे पाए थे कि अगर अपने देश में व्यापार करता एक्स ये देश, तो उसको एक एक्स के बदले में 2 वाई मिलती, तो वो दूसरे देश से व्यापार तभी करेगा, या अगर 2 ही देश हैं, दूसरा देश बी है, तो बी देश से वो वाई वस्तु को मंगा सकता है, लेकिन तभी मंगाएगा जब उसको 1 एक्स के बदले में 2 वाई से ज़्यादा मिले। 2 वाई तो उसके अपने देश में ही लागत के दशाओं के अंतर्गत मिल जाता है। व्यापार करना उसके लिए लाभप्रद होगा जब 1 एक्स के बदले 2 वाई से ज़्यादा मिले। और अगर इसी तरह से हम बी देश के संदर्भ में देखें तो बी देश में 3 वाई देकर 1 एक्स मिलता है, और अगर बी देश तुलनात्मक लागत के अंतरों के आधार पर वाई का उत्पादन करे और वाई को निर्यात करके ए देश से एक्स मंगाए, तो अपने देश में तो वो 3 वाई देकर 1 एक्स पाता है, तो दूसरे देश में अगर 3 वाई से कम देना पड़ेगा तब वो मंगाएगा, अन्यथा नहीं मंगाएगा। तो ऐसी स्थिति में बी देश तब आयात करेगा एक्स वस्तु का जब विनिमय दर जो है दोनों देशों के मध्य 1 एक्स बराबर 3 वाई से कम हो। अर्थात दोनों देश व्यापार तब करेंगे जब विनिमय दर 1 एक्स बराबर 2 वाई से ज़्यादा हो, ज़्यादा मतलब 1 एक्स बराबर 2 वाई से अधिक मिले देना, और 1 एक्स बराबर 3 वाई से कम देना पड़े बी देश को, और इन दोनों सीमाओं के बीच अर्थात 1 एक्स बराबर 2 वाई और 1 एक्स बराबर 3 वाई के मध्य जो है वो कहीं विनिमय दर निर्धारित होगी। लेकिन कहाँ निर्धारित होगी इसका उत्तर रिकार्डो के सिद्धांत में नहीं मिलता, और इसका उत्तर जे स्मिथ के इस सिद्धांत में मिलता है। तो अभी हम केवल इतना बता पा रहे हैं कि अगर हम इसको चित्र में दिखाएं तो ये चित्र में देखिए, यहाँ पर वाई वस्तु है एक्स अक्ष पर, एक्स वस्तु है एक्स अक्ष पर, ये एक्स वस्तु ए देश द्वारा उत्पादित है और वाई वस्तु बी द्वारा निर्धारित है। विनिमय की दरों को हम यहाँ केंद्र से दिखाते हैं, जिसको हम व्यापार की शर्त कह रहे हैं या वस्तु विनिमय की दरें कह रहे हैं। ये विनिमय दरें केंद्र से खींची जाती हैं और सरल रेखा के रूप में होती हैं, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विनिमय की जो दर है वो स्थिर रहती है। तो ये है 1 एक्स बराबर 2 वाई। अगर आप देखने का प्रयास करें, मैं इसके पहले भी आप इसको पढ़ चुके हैं, ये देखिए ये मात्रा x की है और इस वाले विनिमय दर पे x की मात्रा कम है, इस वाले विनिमय दर पर x की मात्रा ज़्यादा है। इस पर 2 वाई है, इस पर 3 वाई है। न तो 1 एक्स बराबर 2 वाई पर उत्पादन होगा, व्यापार होगा, न तो 1 एक्स बराबर 3 वाई पर व्यापार होगा। दोनों के मध्य व्यापार होगा। ए देश तब व्यापार करेगा जब 1 एक्स बराबर 2 वाई से अधिक मिले, और बी देश तब व्यापार करेगा जब 1 एक्स बराबर 3 वाई से कम देना पड़े, और इन दोनों सीमाओं के बीच में कहीं पर विनिमय दर निर्धारित होगी। ये विनिमय दर कहाँ पर निर्धारित होगी और क्या होगी, इसी प्रश्न का उत्तर जे स्मिथ के इस सिद्धांत में हमें मिलेगा। तो अब हम जे स्मिथ के इस सिद्धांत की चर्चा कर सकते हैं। इस चर्चा या सिद्धांत का जो सार है वो हम बता सकते हैं, और वो ये है कि 2 ही देश हैं और दोनों देश 2 ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और तुलनात्मक लागत के अंतर के आधार पर ए देश x का उत्पादन करता है, बी देश y का उत्पादन करता है। और तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुरूप ये दोनों देशों के हित में होगा कि वो ये देश x का उत्पादन करे और y को बी देश से मंगाए, और बी देश y का उत्पादन करे और x को ए देश से मंगाए। लेकिन जब ऐसा होगा तो किस दर पर ये व्यापार होगा, और उस दर को देख के तय करेंगे दोनों देश कि कितना व्यापार किया जाए या कितने वस्तुएं दूसरे देश से मंगाई जाए। अब एक सवाल उठता है कि जो किसी व्यापार की शर्त या विनिमय दर को या व्यापार उसको विनिमय दर पर हम व्यापार को अगर देखें तो दोनों देश आपस में ये देखेंगे कि इस विनिमय दर पर कितनी वस्तुओं की मांग की जाए।
मान लीजिए किसी विनिमय दर पर ए देश वाई की कुछ मात्राओं को मांगता है और उसी विनिमय दर पर बी देश एक्स की कुछ मात्राओं को मांगता है, लेकिन उस विनिमय दर पर के अनुरूप एक्स की जितने मात्रा के लिए जितना भुगतान ए देश को करना है, बी देश एक्स मंगाएगा, ए देश वाई मंगाएगा। वाई की जितनी मात्रा वो मांग रहा है, क्या इस विनिमय दर पर एक्स की उतनी मात्रा से भुगतान हो जाएगा जितनी उसकी आवश्यकता है? तो कई ऐसा संभव नहीं होगा। कई बार ऐसा होगा कि जितना एक्स मांगता है उसके लिए जितनी वाई की ज़रूरत दूसरे देश को है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होती। तो ये बराबर जब होंगी तो उसको कहते हैं पारस्परिक मांग, रेसिप्रोकल डिमांड। रेसिप्रोकल डिमांड का पहले हम अर्थ समझ लें। प्रतिमांग का अर्थ क्या होता है? प्रतिमांग या पारस्परिक मांग का अर्थ ये होता है कि एक देश दूसरे देश की जितनी वस्तुओं की मांग करता है उतनी वस्तुओं के लिए वह जितनी अपनी वस्तु की पूर्ति करता है, ठीक उतनी ही उस वस्तु की दूसरा देश मांग करता हो। वैसी स्थिति में ये कहा जाता है कि ये एक दूसरे की पारस्परिक मांग है। अपने अगर इस चित्र में हम आपको दिखाने का प्रयास करें, मान लीजिए कोई एक विनिमय दर, अब हम ये मिटा ले रहे हैं, ये दो विनिमय दरें मान लीजिए हैं और इनके मध्य में कोई एक विनिमय दर है, ऐसे मान लीजिए। ये सरल रेखा होती है, ध्यान रखिए हाथ से नहीं खींचते। और इस विनिमय दर पर यहाँ मान लीजिए तय हो इतना एक्स और इतना वाई। कहने मतलब अगर ये विनिमय दर है, मान लीजिए मैं कह दूँ 1x बराबर 2.5 वाई है, इस विनिमय दर पर ए देश जो है वो इतना x निर्यात करना चाहता है और इसके बदले में वाई बी देश से इतनी वाई मांगता है। मतलब ये है कि इतना वस्तु वो निर्यात करेगा और इसके बदले में इतने वाई की मांग करेगा। और अगर बी देश जो है वो इतने एक्स की मांग करे और उसके बदले में इतनी ही वाई देने के लिए तैयार हो जाए, तो कहा जाएगा कि जितनी मांग अपने एक्स के बदले में बी देश से वो कर रहा है, उतनी ही वाई को दे के वो उतने ही एक्स की मांग कर रहा है जितनी वो एक्स देने के लिए तैयार है। तो एक्स की दृष्टि से ये मात्रा जो है एक्स का निर्यात है और बी देश की दृष्टि से वो बी देश का की मांग है, आयातों की मांग है, अर्थात बी देश के लिए ये आयात है। तो ए देश की पूर्ति है और बी देश की मांग है। और यहाँ पर अगर हम देखें ये वाई की मात्रा बी देश पूर्ति करेगा और ए देश मांग करेगा, तो ये ए देश की पूर्ति को दिखाएगा और ये ए देश की मांग को दिखाएगा। तो अगर ये दोनों बराबर हों तो कहा जाएगा ए देश की मांग और बी देश की पूर्ति बराबर है, या ए देश की पूर्ति और ए देश की मांग बराबर है। इसी तरह से बी देश की पूर्ति और बी देश की मांग बराबर है। और इसी को कहते हैं कि दोनों की पारस्परिक मांगें बराबर हैं, अर्थात जितनी मांग ए करता है, जितनी पूर्ति करके, अर्थात OX1 निर्यात करके वो OY1 की मांग करता है और ये इतनी ही पूर्ति करके इतने x की मांग करता है। तो दोनों की पारस्परिक मांगें, ए की मांग है OY1 y की मात्रा और बी की मांग है OX1 x की मात्रा, और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसलिए कहा जाता है कि जितना x दे के जितने y की मांग करता है ए, उतनी ही y दे के
उतने ही x की मांग करता है b, और इस नाते इस विनिमय दर पर दोनों की एक दूसरे की वस्तुओं की प्रति एक दूसरे की मांग बराबर है, और इसको कहते हैं दोनों की पारस्परिक मांग बराबर है। रेसिप्रोकल डिमांड का मतलब हुआ कि जितनी मांग वो करता है उसके बदले में उतनी ही मांग दूसरा भी करता है, और अगर ऐसा हो तो कहा जाता है कि दोनों की, रेसिप्रोकल माने विलोम होता है ना, उल्टा, जितना ये मांगते हैं उतना ये देता है, जितना ये देता है उतना वो मांगता है, और इस प्रकार से एक दूसरे की मांगें बराबर होती हैं। तो इसको कहते हैं पारस्परिक मांग। और जेएसमिल कहते हैं कि जिस विनिमय दर पर या जिस व्यापार की शर्त पर दोनों देशों की पारस्परिक मांग बराबर हो जाएगी, वही विनिमय दर निर्धारित होगी, वही विनिमय दर अस्थायी होगी, उसी विनिमय पर दोनों देशों के मध्य व्यापार होगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य विनिमय दरें हैं उस पर दोनों के जो मांगे हैं उनमें अंतर होगा, अर्थात जितना एक्स ए देश मांगेगा उस विनिमय दर पर बी देश उतना नहीं देगा, या तो उससे कम देने के लिए तैयार हो रहा होगा या उससे ज़्यादा देने के लिए तैयार होगा। यही स्थिति ए देश के संदर्भ में होगी बी की मांग के प्रति, और इसलिए दोनों में संतुलन नहीं होगा। और जब तक संतुलन नहीं होगा, अर्थात जितना ये मांगे उतना वो दे, जितना वो मांगे उतना ये दें, तब तक वो विनिमय दर अस्थायी नहीं होगी, बदलती रहेगी, परिवर्तित होती रहेगी, और तब तक जब तक कि दोनों की पारस्परिक मांगें एक दूसरे की मांगें बराबर न हो जाएं, जिस विनिमय दर या व्यापार की शर्त पर ये बराबर हो जाएंगी, वही विनिमय दर इन दोनों देशों के मध्य निर्धारित होगी। यहाँ पर आपको हम ध्यान दिला दें कि ये जो विनिमय दर है ये वस्तु विनिमय दर है, और सरलता के लिए जब ये माना गया कि केवल दो ही वस्तुएं हैं, तो जाहिर है कि एक वस्तु की और कि किसी एक इकाई के बदले में दूसरे वस्तु की कितनी इकाई मिलेगी या दी जाएगी, ये दोनों दरें वस्तु के रूप में होंगी, एक x बराबर कितना y या एक y बराबर कितना x। और ये वस्तु विनिमय जो दर है इसको हम वस्तु व्यापार की शर्त भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम व्यापार की शर्त का जो विस्तृत अर्थ है वो नहीं जानते, आगे पढ़ेंगे। और उसका ये मतलब होता है, एक संक्षेप में बता दें कि दो देशों के मध्य साल भर में, एक वर्ष में कुल जितना आयात निर्यात होता है, और आप जानते हैं कि ये बहुत सारी वस्तुओं के आयात निर्यात होते हैं, तो जितनी वस्तुएं हम निर्यात के रूप में देते हैं किसी देश को, और उसके बदले में जितनी वस्तुएं हम आयात की दूसरे देश से प्राप्त करते हैं, और ये सभी वस्तुएं अलग अलग होती हैं और सभी वस्तुओं के मूल्य भी अलग अलग होते हैं। इस नाते इस व्यापार की शर्त में ये सारे निर्यातों, सारे आयातों और उनके मूल्यों को लिया जाता है, और जो अदृश्य व्यापार हैं जिसमें सेवाएं भी आ जाती हैं, जिनमें और भी तरह के लेन देन आ जाते हैं, उन समस्त लेन देनों को हम व्यापार की शर्तों में निर्यात पक्ष और आयात पक्ष में सम्मिलित करते हैं। इसलिए व्यापार की शर्त का जो बृहद अर्थ है वो अलग है। यहाँ पर हम सीमित हैं और उसको सबसे सरलतम रूप में हम लेके आए हैं कि केवल दो ही वस्तुएं हैं और वस्तुओं के रूप में ही व्यापार होता है, और इस नाते जो अदल बदल की दर होगी वो वस्तु के रूप में है, और उसको यहाँ हम वस्तु विनिमय दर कह रहे हैं, और एक रूप में यही टर्म्स ऑफ ट्रेड की दोनों देशों के मध्य है व्यापार की शर्त है। अब ये विनिमय दर कैसे निर्धारित होगी इस संदर्भ में हम देखेंगे, और इस निर्धारण के लिए एक वक्र का उपयोग करेंगे जिसे हम लोग ऑफर कर्व कहते हैं, प्रस्ताव वक्र कहते हैं। प्रस्ताव वक्र पर इस आज के इस अध्ययन के पहले ही हमने एक अलग वीडियो बना के इसी चैनल पर डाला हुआ है, टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ऑफर कर्व्स। और
ऑफर कर्व जो होता है उसके बारे में वहाँ डिटेल्ड व्याख्या है, और काम भर को यहाँ हम बताएंगे, डिटेल्ड आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और जितना उसका उपयोग यहाँ हम करते हैं वो आप जान जाओगे। ऑफर कर्व का मतलब ये होता है कि कोई एक देश दूसरे देश से जब कोई वस्तु मंगाता है तो किसी दी हुई विनिमय दर पर यह देश आयातित वस्तु की मात्रा के लिए कितनी मात्रा देने के लिए तैयार होता है, अर्थात कितनी मात्रा देने का ऑफर करता है, प्रस्ताव करता है। और अगर विभिन्न विनिमय दरों पर इस मात्रा को हम ज्ञात करें और उन मात्राओं को किसी वक्र से दिखा दें तो हम इसको ऑफर कर्व कहते हैं। और जो ऑफर कर्व का स्वरूप होता है, हम एक दृष्टि आपको दिखा दें, वहाँ से डिटेल आप पढ़ेंगे। वो ये है कि जैसे देखिए, अपने इसी उदाहरण को हम ध्यान में रखेंगे कि एक देश है ए, और ये मान लीजिए 2-3 विनिमय दरें हैं, और मान लीजिए है एक x बराबर 3y, एक x बराबर 2y, एक x बराबर 1y। इस पर व्यापार करना है। इसका मतलब है कि अगर हम ए देश का प्रस्ताव वक्र बनाएं तो हम कहेंगे कि ए देश इस विनिमय दर पर कितना x देने का प्रस्ताव रखता है। तो हम कहेंगे विनिमय की दर क्या है, तो हम कहते हैं कि एक x बराबर 1y है, और मान लीजिए उसने तय कर लिया कि हम इतना x देंगे। इस विनिमय दर पर ए देश जो है वो x1 मात्रा का निर्यात करने के लिए तैयार है। तो ये उसका प्रस्ताव है कि अगर विनिमय दर 1x बराबर 1y होगी तो ए देश जो है वो x1 मात्रा निर्यात करेगा बी देश को। लेकिन अगर विनिमय दर 1x बराबर 2y हो जाए तो इसका मतलब है अब ए देश को पहले की तुलना में ज़्यादा y मिलेगी, और अब इस नई विनिमय दर पर वो पहले से ज़्यादा x देने के लिए तैयार होगा, अर्थात ये मात्रा और आगे बढ़ जाएगी। और अगर ये विनिमय दर और बढ़ जाए, 1x बराबर 3y हो जाए, तो वो और अधिक मंगाएगा और ये मात्रा कहीं यहाँ होगी। और हम कह रहे हैं इन्हीं मात्राओं को अगर हम मिलाएं, ये इस विनिमय दर पर इतनी मात्रा, इस विनिमय दर पर इतनी मात्रा, इस विनिमय दर पर इतनी मात्रा, ये देने के लिए वो तैयार है। तो ये जो विभिन्न विनिमय दरों पर है, हमने 3 विनिमय दरें खींचे हैं और भी खींच सकते हैं, तो वो ये बिंदु इस तरह के दिखे बनेंगे, ये ऐसे ऐसे, ये लास्ट में आके केंद्र से मिलता है। ये वक्र का स्वरूप ये होता है, ये ए देश का प्रस्ताव वक्र है। ये प्रस्ताव वक्र ये प्रदर्शित कर रहा है कि ए देश विभिन्न विनिमय दरों पर x की कितनी मात्राएं बी देश को निर्यात करने के लिए तैयार है। तो ये ए देश का व्यापार कर्व है। इसी तरह से बी देश का जो कर्व होगा वो इस तरह का होगा। बी देश का प्रस्ताव जो है इस तरह से वक्र आएगा। ए देश का प्रस्ताव वक्र हमने दिखाया इस तरह से है। और इस रूप में आप ये ध्यान रखें कि अगर इस पर y वस्तु है, इस पर x वस्तु है, y वस्तु बी देश बनाता है और x वस्तु ए देश बनाता है, तो x का प्रस्ताव ये OA जैसे वक्र का होगा और b का प्रस्ताव वक्र OB जैसा होगा। और इसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि ए का प्रस्ताव वक्र x अक्ष की ओर उन्नतोदर होगा, कन्वेक्स होगा, और x वही वस्तु है जो x बनाता है। अर्थात जिस वस्तु को जो देश बनाएगा उसका ऑफर कर्व उसी अक्ष की ओर कन्वेक्स या उन्नतोदर होगा, क्योंकि बी देश y वस्तु बनाता है, बी देश जो y वस्तु बनाता है उसका कर्व जो है y की तरफ उन्नतोदर होगा। ये कर्व इधर उठा होगा, ये कर्व इधर उठा होगा, देख लीजिए, ये इधर उठा हुआ है और ये इधर उठा हुआ है, तो ये होगा। और इसका आकार इसी तरह का होगा, ओरिजिन से शुरू होगा और इस तरह से उन्नतोदर होते ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। और किसी विनिमय दर पर, मान लीजिए हम इस विनिमय दर की बात करें यहाँ, तो ऐसी स्थिति में अगर एक देश, जैसे हमने कहा कि विनिमय दर जो है वो इस तरह की हो सकती है कि उस विनिमय दर पर ए देश जितनी वस्तु की पूर्ति करे, बी देश उतनी मांग न करे और दोनों के मांग पूर्ति या पारस्परिक मांग में डिफरेंस हो जाए, तो अलग अलग पर ये अलग अलग होगा। एक दर केवल ऐसी होगी जिस पर दोनों की मांग पूर्ति या पारस्परिक मांग बराबर होगी, वही विनिमय दर अस्थायी होगी।
तो प्रस्ताव वक्र के संदर्भ में वहाँ डिटेल आप पढ़ेगा, जहाँ इतना यहाँ निर्माण हमको उसको करना वो करेंगे। और हमने बताया है कि जो विनिमय दर है वो इन दोनों सीमाओं के बीच निर्धारित होगी। और एक सीमा है जो ए देश की आंतरिक विनिमय दर है 1x बराबर 2y, और एक सीमा है जो बी देश की आंतरिक विनिमय है 1x बराबर 3y। वक्र जब आप बनाएंगे तो आप अंदाज कैसे लगाते हैं कि किस पर y की मात्रा ज़्यादा है? x की एक निश्चित मात्रा पर देख लें। अगर x की एक निश्चित मात्रा हम देख लें कहीं, तो यहाँ पर x की इतनी मात्रा पर हम देखेंगे y की मात्रा इतना है, अगले वाले पे इतना है। तो जैसे जैसे वक्र ऊपर जाएगा वैसे वैसे y की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो ये a देश की विनिमय दर है जो 1x बराबर 2y हो सकती है, और ये b देश की विनिमय दर है आंतरिक जो 1x बराबर 3y हो सकती है। तो अगर हम केवल इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, ये बी देश की आंतरिक विनिमय दर है, ये ए देश की आंतरिक विनिमय दर है। इन दोनों के मध्य में कहीं पर व्यापार की शर्त निर्धारित होगी, और वहाँ पर निर्धारित होगी जहाँ पर दोनों की पारस्परिक मांग बराबर हो जाए। और इस मांग को ये ऑफर कर्व दिखाते हैं ए देश के पूर्ति प्रस्ताव को, या कितनी वस्तुएं वो देना चाहता है और उसके बदले में कितनी वस्तुएं मांगता है। देखिए ऑफर कर्व क्या बताता है। ऑफर कर्व ये बताता है, ये है अगर ए देश का ऑफर कर्व, अगर आप इस बिंदु पर हैं तो इसका मतलब होता है कि इतनी मात्रा वो देगा x की, और इसके बदले में इतनी मात्रा y की चाहे। और अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, जितना ये चाहेगा उतने, इतना दे के इतना चाहेगा और इतने दे के इतना उसको मिल जाए तो वो संतुलन में होगा। ऐसे बी के संदर्भ में भी होगा, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संतुलन नहीं होगा। तो जाहिर है कि ऑफर कर्व जो है उस देश के वस्तुओं के निर्यात की मात्रा और उसके बदले में प्राप्त की जाने वाली आयात की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। और अगर दोनों देश के ऑफर कर्व उनके निर्यातों और आयातों की मात्राओं को प्रदर्शित करते हों, तो ये दोनों ऑफर कर्व जहाँ एक दूसरे को काटेंगे, वही एक ऐसी स्थिति होगी जिस पर जितना ए देश देगा और उसके बदले में जितना मांगेगा, और जितना वाई बी देश देगा और जितना उसके बदले में मांगेगा, वो दोनों बराबर होंगे। अर्थात दोनों की एक दूसरे की रिसिप्रोकल डिमांड, पारस्परिक मांग बराबर होगी। और वो बिंदु वहाँ होगा जहाँ ए और बी के दोनों ऑफर कर्व एक दूसरे को काटेंगे। तो इन दो उच्चतम सीमाओं, एक निचली सीमा ये है, ऊपरी सीमा ये है, इन दोनों के बीच में विनिमय दर निर्धारित होनी है। व्यापार की शर्त वहाँ होगी जहाँ दोनों के ऑफर कर्व काटेंगे। हमारे चित्र में बी का ऑफर कर्व आर बी है और ए का ऑफर कर्व आर ए है, दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं। तो ई बिंदु पर जो बिंदु निर्धारित हुआ, केंद्र से वहाँ एक सरल रेखा हम खींचें अगर, तो ये वो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगी जिस पर दोनों की पारस्परिक मांग बराबर है। और इस बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो जो हमें दर मिल रही है वो दर है OT0, और यही एक दर है OTA, एक दर है OTB। ये ए देश की आंतरिक विनिमय दर है, ये बी देश की व्यापार की शर्त है आंतरिक, और इनके बीच में ये जो बिंदु है व्यापार की शर्त है OT0। इसके ई बिंदु पर दोनों के ऑफर कर्व, ए के ऑफर कर्व आर ए और बी के ऑफर कर्व आर बी, दोनों एक दूसरे काटते हैं। और इस बिंदु पर देखिए आप, ए का ऑफर कर्व बता रहा है कि ए देश OX1 मात्रा निर्यात करना चाहता है और इसके बदले में Y की वो Y1 मात्रा आयात करना चाहता है, और बी देश इतनी मात्रा निर्यात करके इतनी मात्रा आयात करना चाहता है। अर्थात जितना इसका निर्यात है उतना इसका आयात है, और जितना इसका निर्यात है उतना इसका आयात है। अर्थात और जो आयात की मांग है वही उसकी मांग है, जो आयात की मांग बी की है वो उसकी मांग है, और दोनों की पारस्परिक मांगें इस बिंदु पर बराबर हैं, इस व्यापार की शर्त पर बराबर हैं। इस नाते ये व्यापार की दर जो है वो संस्थित व्यापार की दर होगी, और इसका निर्धारण दोनों के पारस्परिक मांग के आधार पर होगा। और जब ऐसा होगा तो होगा क्या कि जितना ये देता है और जितना ये पाता है, जितना ये देता है और जितना ये पाता है, दोनों बराबर हैं। और दोनों बराबर हैं तो
इसका मतलब निर्यातों की जो मात्रा है उसमें निर्यातों के मूल्य से गुणा करिए, और आयातों की जो मात्रा है उसके आयातों के मूल्य से गुणा करिए, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तब ये आयात का मूल्य और निर्यात का मूल्य बराबर होगा। और उस स्थिति को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस टर्म्स ऑफ ट्रेड पर देखिए होगा क्या, पी एक्स क्यू एक्स। पी एक्स का मतलब है निर्यातों का मूल्य और क्यू एक्स का मतलब है निर्यातों की मात्रा। एक्स निर्यात को दिखा रहे हैं, ये है पी एम क्यू एम। इसका मतलब है एम है इंपोर्ट का कहते हैं, इंपोर्ट का ये प्राइस है और ये इंपोर्ट की मात्रा है, दोनों का गुणनफल है। और इस बिंदु पर दोनों बराबर हैं, इस नाते लिख दिए गए दोनों बराबर हैं। और अगर दोनों बराबर हैं तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, पी एक्स और पी एम को इधर लाइए, पी एम हो जाएगा तो ये निर्यात का मूल्य बटा आयात का मूल्य हो जाएगा। और ये जब क्यू एक्स को यहाँ ले जाएंगे तो ये क्यू एम अपान क्यू एक्स हो जाएगा। ऊपर है आयातों की मात्रा और नीचे है निर्यातों की मात्रा। ये किसी एक देश के संदर्भ में हम देखेंगे। अगर ए देश के संदर्भ में देखते हैं तो ए के आयातों का मूल्य, ए के निर्यात का मूल्य, ए के आयात की मात्रा और ए के निर्यात की मात्रा, ये हम देखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जो एक्स प्रयुक्त हो रहा है ये निर्यात की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है और एम आयात की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है। ये एक्स वस्तु को नहीं प्रदर्शित कर रहा है। तो ये है, नीचे लिखा हुआ है प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट है और ये एक्स के रूप में है, और प्राइस ऑफ इंपोर्ट है ये वाई के रूप में है। मतलब एक्स वाई ये जो है ये एक्स वाई है, वस्तुओं को है। और ये क्वांटिटी ऑफ वैल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट है, निर्यात की मात्रा है। ये वैल्यूम ऑफ इंपोर्ट है, आयात की मात्रा, जो वाई के टर्म और एक्स के टर्म में है। और ये टर्म्स ऑफ ट्रेड है टी। और ये जो इक्वेशन मिलती है यही जो है वो संस्थिति के बिंदु को प्रदर्शित करती है। और इस इक्वेशन में ऊपर वाले इक्वेशन को देखेंगे तो आप इसको कह सकते हैं कि दोनों देशों के मध्य जो है व्यापार होता है उसके संतुलन को व्यक्त करती है, उनके आयातों और निर्यातों के मूल्य को बराबर करती है। और क्योंकि यहाँ दो ही देश हैं मान लिया गया है, इसका मतलब पूरी दुनिया में दो ही देश हैं और दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, वैसी स्थिति में हम इसको इक्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कह सकते हैं। और जेसमिन ने इसको इक्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहा, इक्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। या फिर इसी को कहते हैं, ये देखिए इसको देखेंगे तो ये प्राइस की क्वांटिटी को दिखाएगा, प्राइस क्वांटिटी इक्वेशन दिखाए कहते हैं इसको। तो इसको इस रूप में हम जानते हैं कि ये प्राइस और क्वांटिटी की इक्वेशन है। देखिए ये इसमें प्राइस है, इधर क्वांटिटी है, और दोनों के अनुपातों को प्रदर्शित किया गया है। तो इस दोनों रूप में हम इस प्रतिमान के सिद्धांत को इस रूप में कह सकते हैं या बता सकते हैं। ये चीज़ें हम आपको बता चुके। ओ एक्स जो है ये ओ एक्स जो है 1 कर दें इसको, ये एक्सपोर्ट है एक्स का, ये इंपोर्ट है एक्स का, और ये जो है वाई का ये एक्सपोर्ट है और वाई का ये इंपोर्ट है। और अगर इस बिंदु पर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है एक्स का इंपोर्ट बराबर वाई